हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे टॉपिक ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इसका सब टॉपिक है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो दोनों ही टर्म्स को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट क्या है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। इन्वायरमेंट हमारा सम टोटल है, जिस भी जगह पे हम रहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सारा ही हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बेसिकली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और आमतौर पे इन्वायरमेंट को तीन तरह के इन्वायरमेंट्स के तौर पे जाना जाता है, जैसे नेचुरल, इंडस्ट्रियल और सोशल। नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा लैंड, वाटर, एयर, लाइट, जो भी हमारे आसपास जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर नेचुरल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमारी सिटीज़, हमारी ड्वेलिंग प्लेसेस जो हमारे अपने एफर्ट से डेवलप हुई हैं, वो हमारी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैं, जैसे विलेजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई। और तीसरा हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का सोशल इन्वायरमेंट, जिसमें डिफरेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ मिला के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। फिलहाल ये जो टॉपिक है, इसका स्कोप जो इन्वायरमेंट से हम लेंगे वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से है। हालांकि जो इंडस्ट्रियल और सोशल इन्वायरमेंट है, ये भी एक तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट पर ही डिपेंडेंट होता है, लेकिन एज पर द टॉपिक इसका जो स्कोप है दैट इज लिमिटेड टू नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक बेसिकली हम इसका मीनिंग लेते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं, यानी अगर ह्यूमंस ना हो, तो अगर वो एक्टिविटी नेचुरल तौर पे नहीं हो पाती, देन दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो नेचुरल तौर पे होती हैं, लेकिन हमारे इंटरफेरेंस के कारण उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन से बहुत बढ़ जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट ऑफ दैट एक्टिविटी। यानी एक्टिविटी पूरी की पूरी भी एंथ्रोपोजेनिक हो सकती है, और हमारे एफर्ट से कुछ नेचुरली अकरिंग एक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ सकता है। तो हम ह्यूमन बीइंग दोनों तरह से हमारे इन्वायरमेंट को अल्टर करते हैं। इस लेसन का जो बेसिक कंटेंट है वो काफ़ी इलेबोरेटेड है, कई सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें, तो थोड़ा थोड़ा सबको टच करेंगे। लेकिन अगर आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियोस इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, या आने वाले समय में कुछ और वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको उनके बारे में इलेबोरेटेड जानकारी मिले। फिलहाल ये जो लेसन है ये आपको इस टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा। अब जहाँ तक इसमें आने वाली डिफरेंट टर्म्स हैं उसके बारे में जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन सब स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, तो इसलिए टॉपिक को करते समय मैं कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूँगी, सिंपल और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आपको दिक्कत ना आए। तो शुरू करेंगे, पहले टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक में टर्म्स को डिफाइन करेंगे ताकि हमें आगे टॉपिक समझने में आसानी हो। जहाँ तक इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स का सवाल है तो इनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। स्टोन एज से लेकर अभी तक जिस भी तरह के ह्यूमन बींग्स जिस भी तरह से डेवलप हुए, जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में रहे, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया, क्योंकि जो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट से ही पूरा करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट का, ये बहुत पुराना है, लेकिन समय के अनुसार इसमें अब काफ़ी चेंज आ गया है। तो वो चेंज किस तरह से आया है या क्यों अब हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत होने लगी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हम उसको सेव करें, आगे वाली जनरेशन्स तक उसको बचाए रखें, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि पहले ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा था और ओवर द टाइम ये कैसे चेंज हो गया है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आएंगे जिसके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई पहले इंसान इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करता था, ऐसा क्यों था
कि पहले जब हम उसी इन्वायरमेंट में रह रहे थे तो इन्वायरमेंट सेल्फ सस्टेनिंग था, यानी जितना हम कंज्यूम करते थे उसके अनुसार इन्वायरमेंट अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता था, अपने आप को फिर से नए जैसा बना लेता था। और अब जब हम उसी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, उस इन्वायरमेंट का हम बेनिफिट लेते हैं, तो इन्वायरमेंट अपने आप को पुराने वाले लेवल पर रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रहा। तो क्यों ये रिलेशनशिप बिगड़ गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो मेन कंटेंट है लेसन का वो मॉडर्न पीरियड पे कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी अभी इस समय पे क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा बातचीत होगी। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय का डाटा हमारे पास अवेलेबल है और बहुत पुराना डाटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट के बारे में इतनी जागरूकता की ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई इसको संभालने की भी ज़रूरत है। अब हमें ज़रूरत महसूस होने लगी है। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में ज़्यादा जानेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, और उन्होंने कैसे हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट किया है उसके बारे में। तो इसमें कुछ मेन सब टॉपिक्स आएंगे, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेसिव वेस्ट क्यों होने लग गया है और इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। इको क्राइसिस, यानी यहाँ पर जो इको वर्ड है इसका मतलब इकोनॉमिक से नहीं है, इसका मतलब है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी हमारा इन्वायरमेंट ख़राब क्यों हो रहा है, क्राइसिस क्यों आ रहा है, क्यों हमारे इन्वायरमेंट में अभी वो जो अपने आप को रिप्लेनिश करने की काबिलियत थी वो अब फिर से वापस क्यों नहीं आ पा रही, क्या कारण है उसके। तो मुख्य कारण इसके ओवर पॉपुलेशन है, ओवर कंजम्पशन है, और इसके साथ साथ पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉपुलेशन है तो बहुत सारा कंजम्पशन भी है, और कंजम्पशन है तो बहुत सारा वेस्टेज भी प्रोड्यूस होता है। और ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल गया है। तो लाइफस्टाइल इतना इजी हो गया है कि हम सोचते नहीं हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा डिटीरियोरेट कर रहे हैं, कैसे हम उसको यूज़ करें। अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो शायद हम ज़्यादा लंबे समय तक इस रिसोर्स को हम यूज़ कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे इको क्राइसिस में। अगला टॉपिक आ जाएगा हमारे पास इम्पैक्ट, हाउ इट इज़ मेजर्ड। किसी भी चीज़ को हम अगर कोई मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल करें, तो ज़रूरी है उसको क्वांटिफाई करना। तो इन्वायरमेंट कैसे क्वांटिफाई करेंगे, इसके फैक्टर्स को कैसे क्वांटिफाई करेंगे। अब ये टॉपिक भी बहुत डिटेल में जाता है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर के लिए अलग क्वांटिफायर्स हैं, अलग तरह से उनका मेजरमेंट है। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट्स हैं उसको कैसे मेजर करते हैं, और अगर हमने कुछ इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए एफर्ट किया है तो उसका कितना फ़ायदा हुआ है, उस फायदे को कैसे मेजर करते हैं। In other part of the lesson, we will study what are effects of anthropogenic activities in modern times. अब ये जो effects हैं ये कई तरह के हैं, लेकिन हम उनको कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि हमें ज़रा आसानी से समझ में आ जाए ये चीज़ें। और इन्वायरमेंट के जो सेक्टर्स हैं उसमें आजकल आप देखेंगे बहुत काम हो रहा है, पोल्यूशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, हर कोई इसके बारे में बड़ा कंसर्न है, लेकिन उसके बावजूद हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल कोलैप्स, यानी हमारे एफर्ट क्यों फेल हो रहे हैं और उसके कारण हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि इस टॉपिक में हम ऐसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि एक जो पार्ट है वो सिर्फ उसके जो इफेक्ट हैं अपने तक ही लिमिटेड नहीं है, वो दूसरे पार्ट्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो कई सारे सब टॉपिक्स इसमें आएंगे, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एसिडिफिकेशन, ओशन के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबके बारे में अलग अलग वीडियो भी बना हुआ है मेरे चैनल पे, चाहे तो देख सकते हैं आप, और जो नहीं बने हुए उनके बारे में मैं जल्दी वीडियो चढ़ाऊंगी, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है। जहां तक वर्ड कम्युनिटी का सवाल है, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ग्रुप,
या समूह, एक ग्रुप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स का या प्लांट्स का जो कि किसी एक जगह पे रह रहा है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या इंटरेक्ट कर सकता है, उस समूह को हम कम्युनिटी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब हो गया एक इकोसिस्टम में या एक जगह पे ऐसे जीव जंतुओं का समूह जो आपस में इंटरेक्ट करता है या कर सकता है, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। तो एक एरिया में कई सारे जीव जंतुओं का समूह हो सकता है, जैसे ह्यूमन बींग्स खुद अपने आप में एक कम्युनिटी हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कम्युनिटी। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स सिर्फ अकेले उस जगह पे नहीं रहते, उस जगह और पेड़ पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। कई प्रकार के हमारे इन्वायरमेंट में कई और जीव जंतु जो हमारे साथ प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग ए कम्युनिटी। तो दोनों ही तरह से ये बात सही है कि कोई भी कम्युनिटी अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है और एक स्थान पे कई सारे जीवों की कम्युनिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है कि ये जो कम्युनिटी है ये एक ही लिविंग प्लेस को शेयर करती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और इस इंटरेक्शन के कारण ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस यानी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये सब मिलके हमारी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ आपस में एनिमल टू एनिमल या प्लांट टू प्लांट या एनिमल टू प्लांट ही नहीं, वो अपने नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम वो सारा सम टोटल है जिसमें सब तरह के ऑर्गेनिज्म और सब तरह के नॉन बायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहते हैं। इस बैलेंस को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो मेनली इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। बायोटिक यानी वो सारे कंपोनेंट जो सजीव हैं, जिनमें जान है, जो लिविंग है, और हम जानते हैं कि लिविंग में प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं। लेकिन डिटेल में लेने के लिए हम कह सकते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनिमल्स ओनली, लेकिन क्योंकि हम इसको ह्यूमन बींग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तो ह्यूमन बींग्स हो गए बायोटिक, और दूसरा उनका तालमेल एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, ये सभी फैक्टर बायोटिक फैक्टर माने जाएंगे। इसका दूसरा जो पार्ट है दैट इज नॉन बायोटिक। नॉन बायोटिक मतलब फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स में ऐसी भौतिक चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास है, जैसे पानी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लैंड, सॉइल या मिनरल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो हमें अपने आसपास निर्जीव अवस्था में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन बायोटिक कंपोनेंट। तो एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट भी है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट भी है, और सभी बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट मिलके जो मेंटेन बैलेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम क्या है? एक बैलेंस है निर्जीव और सजीव चीज़ों के, या अलग अलग तरह की निर्जीव अलग तरह की सजीव चीज़ों के आपस के तालमेल को इकोसिस्टम कहते हैं। आगे हमारे पास बात आती है कि इकोसिस्टम को हम एक और प्रकार से भी कैटेगराइज करते हैं, यानी नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब वो इकोसिस्टम जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप में बना हुआ है, यानी कोई भी अनटच्ड लैंड जहाँ पर बिना ह्यूमन के दखल अंदाजी के कुछ फॉरेस्ट हो सकते हैं या कोई लैंडस्केप हो सकता है, यानी इंसान ना भी दखल दे, उस स्थिति में जो इकोसिस्टम या जो बैलेंस नेचर में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा इसके कंपैरिजन में आ जाता है
मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ह्यूमन बींग्स क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस की मदद से अपने लिए अलग तरह के इकोसिस्टम भी बना सकते हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी के प्लांट्स और एनिमल्स को चुन के उनको किसी एक सिस्टम में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे नदी में या तालाब में रहने वाली मछलियाँ जिनको आप नहीं पालते, जो कुदरत के भरोसे पल रही हैं, they विल बी कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन अगर आप वहाँ से कुछ मछलियाँ लाके अपने घर में एक आप एक्वेरियम में रख लेते हैं तो दैट एक्वेरियम विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिना ह्यूमन हेल्प के सरवाइव नहीं कर पाते। यानी जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम में हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप जंगल के जानवरों को जू में रख देते हैं तब उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। सो जू इज़ ए मैन मेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल जंगल इज़ ए नेचुरल इकोसिस्टम। अब समझते हैं टर्म एंथ्रोपोजेनिक को। एंथ्रोपोजेनिक का सीधा साधा मतलब है सभी तरह की एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से होती हैं या जिनके कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी है। यानी कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो ह्यूमंस द्वारा शुरू किया गया है जिसके कारण कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिला तो वो भी एंथ्रोपोजेनिक माना जाएगा, या कोई एक्टिविटी स्वयं ह्यूमंस के द्वारा की गई, दैट इज ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को जब हम नेचुरल या नॉन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ दोनों प्रकार से भी होती हैं। जैसे मान लीजिए डस्ट है, तो डस्ट का जो प्रोडक्शन है ये स्टॉर्म की वजह से भी हो सकता है इन्वायरमेंट में डस्ट है तो दैट इज़ बैड फॉर इन्वायरमेंट, लेकिन उसका कारण क्या है, दैट मे बी ए डस्ट स्टॉर्म। तो डस्ट स्टॉर्म क्योंकि ह्यूमंस द्वारा नहीं किया जाता या नहीं लाया जाता, सो दैट इज ए नॉन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। लेकिन डस्ट का इंक्रीज जो है दैट मे बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं क्वेरीज हो सकती हैं जहाँ पर पत्थर खोदे जाते हैं, या कहीं कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है, या एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से भी उस जगह पे डस्ट का लेवल बढ़ सकता है। तो उस समय पे वो जो डस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है दैट मे बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। यानी मोटे तौर पे हम कहें तो कोई भी एक्टिविटी को देखने के दो तरीके हैं कि क्या वो एंथ्रोपोजेनिक है या क्या वो नॉन एंथ्रोपोजेनिक है। अगर किसी भी तरह से उसमें ह्यूमंस का रोल नज़र आता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक। हालांकि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन एंथ्रोपोजेनिक या एंथ्रोपोजेनिक दोनों ही तरीकों से इन्वायरमेंट के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम है एनिमल्स थ्रू रेस्पिरेशन छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से रिलीज होती है यानी फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से रिलीज होती है, तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव है। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जो है ये एंथ्रोपिक से निकला हुआ है और इसका जो प्रयोग है वो लगभग 1806 ईस्वी से हो रहा है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि वो सब एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं या उस पीरियड से रिलेटेड है, उस काल से रिलेटेड है जब से ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पर हैं। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड मेनली सभी एक्टिविटीज को कैटेगराइज करेगा, चाहे वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स द्वारा की गई हैं या इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स उसका कारण बनते हैं। ये जो टर्म है सबसे पहले रशियन जियोलॉजिस्ट अलेक्सी पावलोव द्वारा यूज़ की गई थी। अलेक्सी पावलोव का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1854 टू 1929। ये एक रशियन जियोलॉजिस्ट थे, पैलेंटोलॉजिस्ट थे। पैलेंटोलॉजिस्ट यानी जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और इन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया।
फिर ये टर्म इंग्लिश और ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले द्वारा यूज की गई इन रेफरेंस टू क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज क्या है। कम्युनिटीज में हमने अभी बात करी थी कि समूह, ए ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट विल बी कॉल्ड एज कम्युनिटी। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट कम्युनिटी यानी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनके समूह को हम प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी का क्या मतलब है? किसी भी एरिया में जो भी प्लांट्स रहते हैं वो अपने जलवायु के अनुसार एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और इस कंपटीशन में प्लांट्स का जो कंपटीशन है वो सूर्य की रोशनी के लिए है, क्योंकि सभी प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, और इस सनलाइट को पाने के लिए प्लांट ऊंचे से ऊंचा निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़े प्लांट्स एक जगह पे आपको मिलते हैं जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, कुछ मीडियम लेवल के प्लांट्स मिलते हैं जिनको हम श्रब्स बोलते हैं, और कुछ छोटे हाइट के प्लांट्स हमें मिलते हैं जिनको हम हर्ब्स या ग्रासेस बोलते हैं। तो आप किसी भी जंगल में जाएंगे तो वहां पर आपको इन सभी तीनों प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये जो तीनों तरह के प्लांट्स हैं धीरे धीरे आपस में एक तालमेल बिठाते हैं, क्योंकि कई सालों से वो एक जगह पे उगते हैं, तो जिसके कारण एक इकोलॉजिकल सक्सेशन बनता है जिसमें कुछ खास या विशेष प्रकार के पौधे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, और वो विशेष प्रकार के पौधों का समूह आपको जंगल में मिलता है। इसी के कारण जंगल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप टुंड्रा के जंगल देखेंगे तो वहाँ अलग प्रकार के प्लांट मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट में अलग प्रकार के, और ग्रास लैंड्स में अलग प्रकार के। तो ये किसी भी प्रकार के जो स्पेशल वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं जो कि उस एरिया में एक स्टेबल स्टेज पे पहुंच गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी। तो मोटे तौर पे इसका अर्थ क्या हुआ? क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी मतलब कोई भी जंगल की बात करें तो वहां पर जो टाइप ऑफ प्लांट्स एक इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद, यानी बार बार वहाँ पैदा होने, कई सालों से वहाँ पर वो प्लांट्स वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के पास एक अच्छा तालमेल बना लिया है, और उनकी अब जो पॉपुलेशन है वो समवट स्टेबल स्टेज पे है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी। तो आर्थर टेंसले ने क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी के ऊपर स्टडी किया कि इनके ऊपर ह्यूमन इंटरफेरेंस का क्या इम्पैक्ट है, यानी जब इंसान उन जंगलों में आना जाना शुरू कर देता है या इंसान उन जंगलों को प्रभावित करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज में कैसे बदलाव आता है। इसी तरह एक तीसरा नाम हमारे पास आता है पॉल कुर्टजन का। पॉल कुर्टजन एक डच मेटेरोलॉजिस्ट हैं, ये एटमॉस्फेरिक केमिस्ट हैं और इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1995 में केमिस्ट्री के फील्ड में। इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है वो है पोल्यूशन एमिशन के ऊपर, यानी इनका काम ज़्यादा पोल्यूशन से संबंधित है। तो इन्होंने भी ह्यूमन बींग्स का पोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट है, यानी कैसे अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, कैसे पोल्यूटेंट्स जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपना जो नॉलेज है वो दिया है। और आमतौर पे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं इस लेसन में या इस टॉपिक में इसी कंटेक्स्ट में यूज़ की गई हैं, लेकिन आमतौर पे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को पोल्यूशन या पोल्यूशन के अलावा बाकी सब एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण होती हैं। इसके कंपैरिजन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, ये हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ बाय प्रोडक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में ऐड करती हैं। अब कभी भी जो भी ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके कारण कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण कई बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो केमिकल नेचर के हो सकते हैं या बायोलॉजिकल नेचर के हो सकते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं या नेचुरल बैलेंस को ख़राब करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स
जो केमिकल या बायोलॉजिकल बाय प्रोडक्ट्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से उत्पन्न हुए हैं और हमारे इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स। वो एक्टिविटीज या प्रोसेसेस या ऑब्जेक्ट या मटेरियल, यानी कोई ऐसे कार्य करने की प्रणाली या कोई प्रोडक्ट या मटेरियल जो कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज से उत्पन्न होते हैं जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी ऑपोजिट टू दोज अकरिंग इन नेचर, यानी कुदरत में जिस तरह से हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो चलते हैं उसके खिलाफ हम कोई काम करते हैं, देन दोज प्रोसेसेस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस में जो कि एंथ्रोपोजेनिक नेचर की हैं, यानी मानव जनित है, मानव द्वारा की गई हैं, या उन एक्टिविटीज के कारण जो प्रोडक्ट बना है या जो मटेरियल बना है वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है, तो दोनों को ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या प्रोसेसेस माना जाता है। तो कोई जगह पे हम देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रही हैं, और कई जगह हमारा जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो डिटीरियरेटिंग आवर इन्वायरमेंट।